नमस्कार मित्रों, आने वाली भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों में से निश्चित एक प्रश्न आपको इनमें से मिलेगा ग्रंथियों में से। मानव ग्रंथियां, बहिस्रावी और अंतःस्रावी। आज जिक्र कर रहे हैं हम अंतःस्रावी, मानव अंतःस्रावी ग्रंथियां। पहला ही प्रश्न आपको ध्यान रखिए, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, थायराइड, थाइमस, अधिवृक्क के ऊपर अग्नाशय। बात करें पिनियल, थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां, ये कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। पहले बात करें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि की, हाइपोथैलेमस। इसकी मित्रों हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की बात करें तो मित्रों हाइपोथैलेमस से प्रश्न आया जा चुका है, सर्वोच्च कमांडर। सर्वोच्च कमांडर हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में इधर देखिए मित्रों, सर्वोच्च कमांडर। सर्वोच्च कमांडर किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिए, किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को। किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस सर्वोच्च कमांडर कहलाता है। ध्यान रखिए, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, लेकिन जो मास्टर पे भी कंट्रोल होता है, करता है, उसे कहते हैं सर्वोच्च कमांडर, यानी मास्टर ऑफ मास्टर। दूसरा प्रश्न आ जाए, मास्टरों का मास्टर किसे कहते हैं? तो आएगा आंसर आएगा हाइपोथैलेमस। आपको दूसरा प्रश्न भी आरपीएससी पूछ चुकी सेकंड ग्रेड के अंदर। शरीर के ताप को नियंत्रित करने वाला भाग होता है मस्तिष्क का। ताप को नियंत्रित करने वाला तो भाग है आपका, ध्यान रखिए, हाइपोथैलेमस। सर्दी गर्मी ना भूख ना प्यास लगे, कौन सा भाग कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। तो ध्यान रखिए, सर्दी गर्मी भूख प्यास को कंट्रोल करने वाला भाग कौन सा है? हाइपोथैलेमस। ये तीन प्रश्न आप निश्चित याद रखिए, सर्वोच्च कमांडर, मास्टर का मास्टर, सर्दी गर्मी भूख प्यास, ताप को कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस। फिर बात कर रहे हैं हम मित्रों पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के बारे में आप सब जानते हैं। देखिए मित्रों, पीयूष ग्रंथि किसकी बात कर रहे हैं हम? पीयूष ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि ट्यूटराइट ग्लैंड कहलाती है, वृद्धि ग्रंथि होती है, वृद्धि हार्मोन देने वाली ग्रंथि होती है। सब जानते हैं मित्रों, मटर के दाने के समान होती है। कैसी होती है? मटर के दाने के समान होती है। 0.5 से 0.6 ग्राम की मानी जाती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। मास्टर ग्रंथि मटर के दाने के समान की ग्रंथि पीयूष ग्रंथि कहलाती है। ये अन्य ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नया क्वेश्चन आप प्रश्न याद रखिए, किस ग्रंथि के स्राव से त्वचा पर तिल बनते हैं? त्वचा पर तिल बनने का कार्य। ध्यान रखिए, त्वचा का रंग या तिल की बात कर ले, त्वचा पर तिल। त्वचा पर तिल बनने में मिलेनोसाइट कौन ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला मिलेनोसाइट त्वचा पर तिल बनाने में सहायक होता है। यह आगामी भर्ती में आने वाला प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट। त्वचा पर तिल बनने में सहायक ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। अन्य ग्रंथियों में थायराइड की बात करें हम, एड्रिनल की बात करें हम, त्वचा पर बने लैंगिक हार्मोनों की बात करें, तो अधिकांश पीयूष ग्रंथि ये कार्य कंट्रोल करती है। फिर बात करें हम थायराइड ग्रंथि। कौन सी मित्रों? थायराइड ग्रंथि। इधर ध्यान रखिए मित्रों, थायराइड ग्रंथि मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि जो होती है ये गले में पाई जाती है। इसे अवटु ग्रंथि भी कहते हैं, अवटु ग्रंथि भी कहते हैं। थायराइड जो ग्रंथि होती है ये एच आकार की होती है मित्रों। कैसे? एच आकार की। प्रश्न आ जाए आपसे कि एच आकार की ग्रंथि का नाम बताइए, तो थायराइड ग्रंथि एच आकार की ग्रंथि होती है। यह मेटाबॉलिज्म क्रिया को कंट्रोल रखती है। प्रश्न पूछा जा चुका है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो जीवन रक्षक ग्रंथि होती है और एक जीवन रफ्तार की होती है? दोनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है इस साल के लिए, कि जीवन रक्षक और जीवन रफ्तार, दोनों ही प्रश्न ध्यान रखें मित्रों। ये नया प्रश्न है अभी कि जीवन रफ्तार का और जीवन रक्षक का। तो ध्यान रखें, जीवन रक्षक में आ जाएगी एड्रिनल, जबकि जीवन रफ्तार की ग्रंथि कहलाती है हमारी कौन सी? थायराइड। जीवन को जो रफ्तार देने वाली ग्रंथि कौन सी मित्रों? थायराइड। ध्यान रखें, जीवन रफ्तार की ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। आपने जाना हो, पहचाना क्वेश्चन सुन रखा हो, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। ये आयोडीन की मात्रा को कंट्रोल करती है। और घेंगा, गलगंड नामक ग्वाइटर रोग किसकी वजह से हो जाता है? थायराइड की बात बताइए आपको। TH, T3 और T4 का संबंध किससे है? थायराइड से संबंधित। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। आपको पूछा जा चुका है, थायरोक्सिन हार्मोन मेटाबॉलिज्म क्रिया को कंट्रोल करता है, यानी उपापचय क्रिया को कंट्रोल करता है। HB उपापचय, जितनी भी हार्ट बीट की बात करें, रेस्पिरेशन सिस्टम की बात करें, इनको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? थायराइड ग्रंथि। फिर आता है थाइमस ग्रंथि। देखो मित्रों, थाइमस ग्रंथि से भी एक प्रश्न, थाइमस ग्रंथि मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी इंपोर्टेंट ग्रंथि है। थाइमस ग्रंथि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो
बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है या क्षीण हो जाती है या जीर्ण बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, तो वृद्ध अवस्था में लुप्त होने वाली ग्रंथि, वृद्ध अवस्था में लुप्त होने वाली, वृद्ध अवस्था में लुप्त होने वाली ग्रंथि कौन सी है? थाइमस ग्रंथि है। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षी क्षमता, टी लिम्फोसाइट, ध्यान रखें, टी लिम्फोसाइट नाम सुन रखा होगा ना, टी लिम्फोसाइट का परीक्षण केंद्र है। क्या है? परीक्षण केंद्र, यानी प्रतिरक्षी क्षमता देती है। क्या देती है हमें? इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है, प्रतिरक्षी क्षमता। तो बुढ़ापे में आपने क्वेश्चन सुना, आपको पता है बुढ़ापे में लगी हुई चोट आसन से ठीक नहीं होती। कारण क्या है? क्योंकि हमारी जो थाइमस ग्रंथि है इसका प्रभाव कम हो जाता है। ये थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है जिसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, जिससे बुढ़ापे में लगी हुई चोट आसानी से ठीक नहीं होती, क्योंकि उसकी प्रतिरक्षी क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कम क्यों होगी मित्रों? क्योंकि थाइमस कमजोर हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखिए, एक चमत्कारी ग्रंथि है जो युवा अवस्था में तो पाई जाती है लेकिन वृद्ध अवस्था में नहीं पाई जाती। फिर बात करें हम अधिवृक्क ग्रंथि की। अधिवृक्क ग्रंथि का दूसरा एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि। आप जानते हो एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि को कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित करती है। कहाँ पाई जाती है मित्रों? पता ही आपको, वृक्क के ऊपरी भाग पर। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, वृक्क के ऊपरी भाग पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? अधिवृक्क ग्रंथि। टोपीनुमा संरचना में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित करती है। आपसे पूछ ले 3F और 4S का संबंध किस ग्रंथि से है? 3F और 4S का संबंध किस ग्रंथि से है? तो कौन सा है? एड्रिनल ग्रंथि से। फियर, फाइट और फ्लाइट। फियर, जेंडर, फाइट यानी लड़ाई, और फियर, फाइट और फ्लाइट पलायन, भाग जाना, ये सब किसका है? 3F का। और 4S का संबंध सेक्स का, साल्ट का, शुगर का, स्ट्रेस का संबंध किससे है? एड्रिनल ग्रंथि से। तो ध्यान रखिए ये ग्रंथि 3F और 4S के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखिए जीवन रक्षक ग्रंथि कहलाती है मित्रों। ये क्या कहलाती है? जीवन रक्षक ग्रंथि कहलाती है। कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए। एड्रिनल ग्रंथि वृक्क के ऊपरी भाग पर टोपीनुमा संरचना में पाई जाती है। करोमरो हार्मोन स्रावित करती है, संघर्ष हार्मोन करती है, लेकिन नया नाम याद रखिए आप, 3F और 4S के नाम से भी जानी जाती है। ये जीवन रक्षक ग्रंथि भी होती है। फिर बात करें हम मिश्रित ग्रंथि की। किसकी मित्रों? मिश्रित ग्रंथि, अग्नाशय। इधर देखो मित्रों, अग्नाशय, अग्नाशय का कहते हैं पेंक्रियास। ये पेंक्रियास के नाम से आती है, ध्यान रखिए। इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? मिश्रित ग्रंथि। पेंक्रियास को क्या कहते हैं मित्रों? मिश्रित ग्रंथि। आप इधर देखिए मित्रों, अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय जो होती है, इसमें अग्नाशय ग्रंथि पत्तीनुमा होती है। किस तरह की संरचना पाई जाती है? पत्तीनुमा संरचना में पाया जाता है। ध्यान है कि आपसे पूछ ले अग्नाशय ग्रंथि कैसी होती है? पत्तीनुमा होती है। कैसी होती है? पत्तीनुमा होती है। अग्नाशय ग्रंथि को पेंक्रियास कहते हैं। ठीक है मित्रों, दूसरा याद रखना, अग्नाशय ग्रंथि में लैंगरहैंस द्वीप समूह पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? 3 प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? अल्फा, बीटा और गामा। ध्यान रखना मित्रों, अल्फा क्या करती है? अल्फा सेल, अल्फा कोशिका क्या स्रावित करती है? बीटा क्या करती है? और गामा क्या करती है? याद रखें, अल्फा कोशिका क्या करती है? ग्लूकोगोन। क्या करती है मित्रों? ग्लूकोगोन। क्या स्रावित करती है? ग्लूकोगोन। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है अल्फा कोशिका? ग्लूकोगोन। इंसुलिन। बीटा कोशिका कौन सा करती है? इंसुलिन। आपने पेपरों में बार बार देख रखा होगा इंसुलिन। तो ध्यान रखिए, अब आएगा उसी ग्रंथि से क्वेश्चन अग्नाशय से, पर इंसुलिन नहीं आएगा, क्योंकि इंसुलिन तो गवर्नमेंट दे दे के परेशान हो चुकी है, और बच्चा 5th क्लास का बच्चा इस चीज को रट चुका है। और आप अगर इंसुलिन सही करके आते हो बीटा कोशिका के लिए, तो ये मत सोचो आपने बहुत बड़ा तीर मान लिया है, क्योंकि वो तो पूरा राजस्थान ही सही करेगा, क्योंकि इंसुलिन तो सब जानते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, अग्नाशय ग्रंथि में 3 प्रकार लैंगरहैंस द्वीप पाए जाते हैं। लैंगरहैंस में 3 प्रकार की कोशिका होती है, अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा से स्रावित होता है ग्लूकोगोन, बीटा से होता है इंसुलिन, और सोमेटोस्टेटिन किससे होता है? गामा से। और गामा सोमेटोस्टेटिन दोनों को कंट्रोल करता है। इंसुलिन को आप जानते हैं, इंसुलिन की अगर कमी हो जाती है तो ग्लूकोज बढ़ जाती है, ग्लूकोज बढ़ जाएगी तो उसे मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, प्रश्न आ जाए मिश्रित ग्रंथि, निम्न में से मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो आप किस पे टिक लगाओगे? अग्नाशय या पेंक्रियास से। अब बात कर रहे हैं मित्रों हम किसकी ग्रंथि की? इस तरह की ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि की बात करें मित्रों। किसकी बात करें हम? पिनियल ग्रंथि। अब देखो इधर,
यहाँ पर जो है मस्तिष्क के अंदर कौन सी ग्रंथि। अब देखो महत्वपूर्ण प्रश्न इनमें से भी आ सकता है, इन दोनों ग्रंथियों में से देखना मित्रों। पिनियल ग्रंथि मोस्ट इंपोर्टेंट, पिनियल कौन सी मित्रों, पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि को देखो तीसरी आंख, तीसरी आंख कहते हैं। प्रश्न आ चुका आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर कि तीसरी आंख का नाम है पिनियल ग्रंथि। तीसरी आंख पिनियल ग्रंथि। बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक लैंगिक घड़ी, जैविक लैंगिक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहते हैं, पिनियल को। किसे कहते हैं मित्रों, पिनियल को। तीसरी आंख पिनियल को, बायोलॉजिकल क्लॉक पिनियल को। दैनिक जीवन की क्रिया, दैनिक लैन क्रिया या प्रतिदिन क्रिया नियंत्रण केंद्र, नियंत्रण ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है, पिनियल ग्रंथि। दैनिक जीवन की सुबह से शाम तक, रात तक जो नियंत्रण रेगुलेटरी में जो चल रहा है वो प्रोसेस दर्शाने वाली ग्रंथि कौन सी है, पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि मस्तिष्क के मध्य में, दोनों आंखों के मध्य में होती है तीसरी ग्रंथि, तीसरी आंख कहलाती है। ये ध्यान रखे, ये एक सेरोटोनिन मेलेटोनिन हार्मोन भी स्रावित करती है। अंधे बच्चों में यौवन अवस्था समय से पूर्व लाने वाली ग्रंथि कौन सी है, पिनियल ग्रंथि है। सेरोटोनिन और मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है पिनियल ग्रंथि। ये नींद लाने में भी सहायक है मित्रों, नींद। अंधेरे में आपने देखा होगा लाइट बंद करते ही बच्चों को क्या जल्दी से नींद आ जाती है। आप लाइट उजाला रखे होंगे, नींद नहीं आएगी क्योंकि उससे सेरोटिन, पिनियल ग्रंथि से स्रावित होने वाला मेलेटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन का जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है, जिससे उन्हें नींद आने में दिक्कत आती है। तो लाइट बंद करते हैं, अंधेरे में अधिक प्रभावी हो जाता है। सेरोटोनिन मेलेटोनिन हार्मोन का जो संबंध किससे है, पिनियल ग्रंथि से है। तो आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है। पहले तीसरी आंख कौन है, पिनियल ग्रंथि। तीसरी आंख भी पिनियल ग्रंथि है। बायोलॉजिकल क्लॉक भी पिनियल ग्रंथि है। दैनिक क्रिया को कंट्रोल करने वाली भी पिनियल ग्रंथि है। मस्तिष्क के मध्य में पाई जाने वाली पिनियल है। नींद लाने में सहायक है। अंधेरे में लाइट बंद करते नींद आने में क्रिया सहायक है। अंधे बच्चों में अधिक सक्रिय होती है, बात कर ले आपसे तो पिनियल ग्रंथि है। मेलेटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन का संबंध किससे है, पिनियल ग्रंथि से है। फिर बात कर रहे हैं मित्रों पैराथायराइड, कौन सी ग्रंथि, पैराथायराइड कौन सी, पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड जो ग्रंथि है जो थायराइड के दोनों तरफ रेत के कण के समान, रेत के कण के समान पाई जाती है। तो ध्यान रखिए, आपसे पूछ ले थायराइड के दोनों तरफ, किसके, थायराइड के दोनों तरफ। थायराइड के एच आकार की ग्रंथि थायराइड होती है मित्रों। थायराइड के दोनों तरफ कौन सी पाई जाती है, पैराथायराइड। आपसे पूछ ले पैराथायराइड का आकार कैसा है, तो रेत के कण के आकार का होती है और दो जोड़ी होती है, एक ये और एक ये। तो आप दोनों तरफ पाई जाती है पैराथायराइड। ये कैल्शियम के और फॉस्फेट, कैल्शियम व फॉस्फेट की बात करें हम, फॉस्फेट के मान को की मात्रा को कंट्रोल करती है, को नियंत्रित करती है। तो ध्यान रखिए, आप आपसे पूछ ले कैल्शियम का अपघटन की बात कर ले, कैल्सिटोनिन की बात कर ले, फॉस्फेट की मात्रा की बात कर ले, इन दोनों को कंट्रोल करने वाली ग्रंथि कौन सी सामान्य है, तो कौन सी आएगी, पैराथायराइड। तो ध्यान रखिए थायराइड और पैराथायराइड दोनों मिलकर शरीर की जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होती है। तो इस प्रकार मित्रों हम इनकी बात करें तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो आपको ये देखिए इनसे एक प्रश्न निश्चित है। आगे हम इनके माताओं में क्या पाया जाता है, अंडाशय पाया जाता है, पुरुष में वृषण पाया जाता है, ये जनन ग्रंथियों में आते हैं। इनकी जिक्र हम थोड़े बाद में करेंगे, पहले हम इनमें से अंतःस्रावी ग्रंथियों का ध्यान रखें। मित्रों अब ग्रंथियों से संबंधित हम प्रश्न देखेंगे, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन प्रश्न आ चुके हैं, आगे वाली भर्ती में किस प्रकार के प्रश्न आ चुके हैं ग्रंथियों से अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ध्यान रखें अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को कहते हैं, तो देखो अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं मित्रों, हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं मित्रों, हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, हार्मोन कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के जनक किसे कहते हैं, थॉमस एडिसन को। तो ध्यान रखें थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी ग्रंथि के जनक कहते हैं। तो ध्यान रखें अंतःस्रावी वर्णन की बात करें, थॉमस एडिसन के जनक की बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि के जनक की, तो थॉमस एडिसन। दोनों ही बर्नार्ड ने भी नामकरण करा, थॉमस एडिसन ने भी। इसकी परिभाषा दी वेटिंग जो है यहाँ पर वेटिंग वेस्ट। ध्यान रखें इंसुलिन का संबंध, इंसुलिन का संबंध किससे है, पूछ ले इंसुलिन का संबंध किससे है, वेटिंग वेस्ट से। और स्टार्लिंग ने क्या शब्द दिया, स्टार्लिंग ने दिया हार्मोन शब्द दिया मित्रों। क्या दिया, हार्मोन।
आपसे पूछ ले स्टार्लिंग मेले से, स्टार्लिंग ने कौन सा शब्द दिया? हार्मोन शब्द दिया। थॉमस एडिसन का संबंध किससे है? ग्रंथियों से। किससे? एंडोक्राइन से, ग्रंथियों से। बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियां, तीसरा क्वेश्चन देखिए मित्रों, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं तो किस प्रकार की ग्रंथियां हैं? जो कि आपने नलिका वाली ग्रंथि है, नलिका युक्त होती है, क्षारीय ग्रंथि होती है, अम्लीय ग्रंथि होती है। तो मित्रों अंतःस्रावी ग्रंथियां किस प्रकार की होती है? नलिका रहित, ऐसी ग्रंथियां जिनमें नलिका नहीं पाई जाती, या सीधा सीधा कहे बिना नलिका युक्त, बिना नलिका वाली, बिना नलिका युक्त, अपने हार्मोन को सीधे रक्त में मिला देती है, ये क्या कहलाती है? अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। दूसरी बात करें हम मित्रों, इस हार्मोन के अल्प स्रावन के कारण मूत्रलता उत्पन्न हो जाती है, मूत्रलता उत्पन्न हो जाती है अल्प स्रावन से। वेसोप्रेसिन, कौन से मित्रों? वेसोप्रेसिन। कौन सा? वेसोप्रेसिन हार्मोन। कौन सा मित्रों? वेसोप्रेसिन। ये आपको जानते होंगे, पढ़ा चुके हम। थायरोक्सिन, इससे संबंध रखता है थायराइड से। और थायराइड क्या करता है मित्रों? थायराइड क्या करता है? उपापचय क्रिया को कंट्रोल करता है, और उपापचय क्रिया बोले क्या करती है? आयोडीन की मात्रा को कंट्रोल करता है। ग्वाइटर रोग का संबंध किससे है? ग्वाइटर रोग पूछ ले तो ग्वाइटर रोग का संबंध थायरोक्सिन से है। आपसे अवटु ग्रंथि पूछ ले, घेंगा रोग पूछ ले तो कौन सा है? थायरोक्सिन संबंध आएगा। तो ध्यान रखिए, मूत्र विरोधी हार्मोन, मूत्र विरोधी हार्मोन की बात कर ले, या पीयूष ग्रंथि की पश्यपाली से, पीयूष ग्रंथि की पश्यपाली से स्त्रावित होने वाला हार्मोन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि की पश्यपाली से स्त्रावित होने वाला हार्मोन वेसोप्रेसिन होता है। फिर बात करें ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये भी के दुग्ध हार्मोन के काम आता है। कैल्सिटोनिन कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है। फिर आप बात करें कैल्शियम और फॉस्फेट की उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन किससे स्त्रावित होता है? तो किससे होगा मित्रों? आपसे बात कर चुके हम कैल्शियम और फॉस्फेट। थोड़ी देर बाद पहले बात करी थी हमने पैराथायराइड। कौन सा मित्रों? पैराथायराइड। ध्यान रखें, कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कहां से स्त्रावित होता है? तो कहां से स्त्रावित होता है? पैराथार्मोन हार्मोन। क्या नाम है? पैराथार्मोन। पैराथार्मोन हार्मोन पैराथायराइड से स्त्रावित होता है। ध्यान रखिए, ये क्या करता है? कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को उपापचय क्रिया में कंट्रोल करता है। जबकि उपापचय, ध्यान रखिए, उपापचय का नियंत्रण कौन करता है? थायराइड करता है। उपापचय का नियंत्रण कौन करता है? उपापचय का नियंत्रण कौन कर रहा है? थायराइड कर रहा है। लेकिन कैल्शियम और फास्फोरस को कंट्रोल कौन कर रहा है? अपघटन को पैराथायराइड कर रहा है। ध्यान रखिए, अग्नाशय क्या है? पैंक्रियाज ग्रंथि। कौन सी? मिश्रित ग्रंथि। क्या ये मिश्रित ग्रंथि है? ये कौन सा हार्मोन स्त्रावित करती है? मैंने बताया आपको, अल्फा करती है, अल्फा हार्मोन करती है ग्लूकागोन, और बीटा करती है इंसुलिन, और गामा करती है सोमेटोस्टेटिन। थाइमस से भी पढ़ा अपने, थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन बनाती है? थाइमोसिन मित्रों। कौन सा हार्मोन बनाती है? थाइमोसिन। ध्यान रखिए, ये दोनों ग्रंथियां थायराइड के पास में पाई जाती है, पैराथायराइड। ये कैल्शियम के अपघटन की मात्रा को कंट्रोल कर रही है, फॉस्फेट और कैल्शियम की मात्रा को। तो ध्यान रखिए, उपापचय शब्द आ जाए तो उपापचय जो है मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को कंट्रोल तो थायराइड करता है, तब कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा की बात आ जाए तो क्या आएगा आंसर? पैराथायराइड आ जाएगा मित्रों। क्या आ जाएगा मित्रों? पैराथायराइड। अब बात करें हम लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं। लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं अल्फा कोशिका द्वारा, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, अल्फा कोशिका द्वारा, देखो फिर से आ गया है अल्फा कोशिका। कौन सा हार्मोन स्त्रावित करता है? लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं अल्फा कोशिका। तो ध्यान रखना है, अल्फा कोशिका कौन सा हार्मोन स्त्रावित करती है? ग्लूकागोन। तो ध्यान रखें मित्रों, ये सब किससे स्त्रावित हो रहे हैं? अग्नाशय से। किससे हो रहे हैं मित्रों? अग्नाशय। अग्नाशय यानी पैंक्रियास से। किससे मित्रों? पैंक्रियास। पैंक्रियास से स्त्रावित होते हैं। अग्नाशय से। इंसुलिन किससे होता है मित्रों? बीटा से। और ये होता है अल्फा से। और सोमेटोस्टेटिन किससे होता है? गामा से। ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एवीएम। कौन सा मित्रों? एवीएम प्रश्न है, अति भयंकर मोस्ट। कैसा है मित्रों? अति भयंकर मोस्ट प्रश्न है कि अग्नाशय की अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन स्त्रावित होता है, अग्नाशय की बीटा सेल से इंसुलिन स्त्रावित होता है, जबकि गामा है सोमेटोस्टेरिन हार्मोन स्त्रावित होता है, मिलेटोनिन हार्मोन
और सेरोटोनिन हार्मोन किससे संबंध रखते हैं? पिनियल से रखते हैं। अब आगे बात करेंगे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 6, संकटकालीन परिस्थितियों में मनुष्य को लड़ने और डरने, सेम लाइन आपको प्रश्नों में से मिल सकती है, लड़ने और डरने। मैंने आपको जब ग्रंथि पढ़ाई तब बताया था आपको 3F और 4S का संबंध, 3F और 4S का संबंध बताया था, जीवन रक्षक ग्रंथि बताया था। क्या बताया था मित्रों? जीवन रक्षक ग्रंथि। तो कौन सी है जीवन रक्षक ग्रंथि मित्रों? अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क का ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? एड्रीनल। क्या नाम है मित्रों? एड्रीनल। इसे जीवन रक्षक ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन रक्षक ग्रंथि कहते हैं मित्रों। ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संकटकालीन परिस्थितियों में लड़ने, डरने और पलायन के लिए प्रेरित करने वाली ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि। वृक्क के ऊपरी भाग पर पाई जाती है, टोपीनुमा संरचना में पाई जाती है, जीवन रक्षक ग्रंथि कहते हैं। ये 4S 3F 4S के नाम से जानी जाती है अधिवृक्क ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि आप जानते हो मस्तिष्क में पाई जाती है। कहां पाई जाती है मित्रों? मस्तिष्क में, मटर के दाने के समान होती है। थाइमस हृदय से ऊपरी भाग पर पाई जाती है, हृदय के ऊपरी भाग पर महाधमनी के पास, हृदय के ऊपरी भाग पर महाधमनी के पास, इसके महाधमनी के पास। ध्यान रखिए, आपसे पूछ ले थाइमस ग्रंथि कहां पाई जाती है, तो कहां पाई जाती है? हृदय के ऊपरी भाग पर। थायराइड गले में पाई जाती है। अधिवृक्क वृक्क के ऊपर पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। अभी क्वेश्चन था आपका संकटकालीन परिस्थितियों में लड़ने के लिए, तो कौन सा आंसर आएगा आपका? अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सा आएगा मित्रों? अधिवृक्क ग्रंथि। अब कार्पस ल्यूटियम से निकलने वाला हार्मोन की बात करेंगे अगले नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनके और प्रश्न आपके सामने लेके आएंगे। अभी महत्वपूर्ण प्रश्न आप देखिए, आपको अच्छी तरह इन प्रश्नों को याद करना है आने वाली भर्तियों के लिए, और अन्य प्रश्न हम लेके आएंगे आपके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड। नमस्कार।